जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो हम वन शॉट में चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट करेंगे। सीधे स्टार्ट करें हमारा टॉपिक। जो टॉपिक्स आपके रिड्यूस हो चुके हैं वो रहे ये वाले, और जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में ये रहे व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। G20 आपका एक बुक में चैप्टर, आपका ये कोई टॉपिक बुक में नहीं है, बट आपको पढ़ना है क्योंकि आपका इस साल जो मीटिंग हुई है उसमें भारत ने अध्यक्षता करी है, तो फिर आपको पढ़ने के लिए भारत सरकार ने आपके सिलेबस में डाला है। ठीक है। तो CBSE आपका जो एग्ज़ाम है, बोर्ड है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये आ भी सकता है। इससे क्वेश्चन तो आपको आ ही सकते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव बेस तो आएगा इस चैप्टर में से। ठीक है। सीधे स्टार्ट करते हैं। ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। देखो, ग्लोबलाइजेशन क्या है? इंटरलिंकिंग या फिर कनेक्शन पूरे वर्ल्ड का। मैं यहाँ बैठे बैठे अपने जो अमेरिका की कंट्री है मैकडोनल्ड, उसके बने हुए पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, बर्गर खा रहा हूँ, तो क्या है ये इंटरलिंकिंग ही तो है मार्केट्स की। मेरे यहाँ हम अपना मार्केट, अपने गुड्स, अपने गुड्स, अपने सर्विसेज, या फिर अपने खुद उठ के हम किसी दूसरी कंट्री में जा सकते हैं, वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। उस दूसरी कंट्री के लोग हमारे कंट्री में आकर ट्रेड कर सकते हैं। क्या ये इंटरलिंकिंग तो है पूरी अलग अलग कंट्रीज़ की, अलग अलग देशों की इंटरलिंकिंग, या फिर पूरा कनेक्शन हो रहा है पूरे वर्ल्ड का। वो पूरा वर्ल्ड ग्लोबल हो रहा है। यानी ग्लोबल मीन्स के मतलब मिलना जुलना और इंटरलिंक करना। ठीक। और इस ग्लोबलाइजेशन को बहुत हद तक फैसिलिटेट करती है MNCs। MNC मतलब क्या? मल्टी नेशनल कंपनीज, जो कि जिनका प्रोडक्शन एक से अधिक कंट्रीज़ में होता है। बहुत सारी कंट्रीज़ में होता है इनका प्रोडक्शन, जो सेल सर्विस कहीं देती है, प्रोडक्शन अपना प्रोड्यूस मार्केट कहीं करती है, अपने गुड्स प्रोड्यूस कहीं करती है, बेचती कहीं और है। अलग अलग कंट्रीज़ में जिनकी पकड़ है, जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, ये MNCs क्या करती हैं? पूरे वर्ल्ड को ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस में हेल्पफुल कर रही हैं। वो एक एजेंट है, एज अ एजेंट एक्ट करती हैं। ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? मतलब बड़ी बड़ी जो कंट्रीज है ना, MNCs, ये किसी कंट्री में मान लो अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करा, वहाँ उनको वहाँ पे लेबर वगैरह सस्ता मिल रहा था, उन्होंने प्रोडक्शन वहाँ पे स्टार्ट करा, तो फिर उन्होंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट करी वो कहलाएगी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन कंट्रीज़ के द्वारा या फॉरेन कंपनीज़ के द्वारा जो, या फॉरेन पीपल के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट की गई है, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाती है। फॉरेन ट्रेड मतलब क्या कि इन्वेस्टमेंट के बाद जब उन्होंने यहाँ अपने गुड्स हमारी कंट्री में बेचे, या फिर हमने अपनी गुड्स, मतलब ट्रेड मतलब क्या? मतलब व्यापार करना, कि हम दूसरी कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज़ में हम ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार। और इन दोनों चीज़ों ने, फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन दोनों ने ग्रेट इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट अक्रॉस द कंट्रीज़, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग मार्केट्स को जोड़ दिया है आपस में, ट्रेड ने और इन्वेस्टमेंट ने। तो ग्लोबलाइजेशन की एक सटीक डेफिनेशन है। ग्लोबलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज़। ठीक है। इंटरलिंकिंग और इंटरकनेक्शन या फिर इंटीग्रेशन हो रहा है अलग अलग कंट्रीज़ का, ये ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा नहीं कि मतलब आप सिर्फ इसको एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, आप इसको सिर्फ एक ट्रेड से मत जोड़ो कि ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या? ट्रेड नहीं। ट्रेड में क्या है? व्यापार हो रहा है एक चीज़ का, लेना देना। बट ग्लोबलाइजेशन क्या है? ये कनेक्शन हो रहा है अलग अलग कंट्रीज़ का, वर्ल्ड पास आ गया है। कैसे? मतलब पहले क्या होता था? पहले 2-3 महीने लग रहे हैं इन्फॉर्मेशन खत पहुंचा रहे हैं, और 2-3 महीने लग रहे हैं कि एक जैसा दूसरी जगह ट्रैवल करने में। बट पूरा अब क्या, पूरा वर्ल्ड श्रैंक हो गया है, छोटा हो गया। आप कनेक्ट करो। आप ग्लोबलाइजेशन आपने पढ़ा है पहले भी, ग्लोबलाइजेशन अपने हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 द मेकिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन आपने उसमें ही पढ़ा है। आपने कनेक्ट करो, आपको जैसे जैसे आप कनेक्ट कर सकते हो आप वैसे कनेक्ट करो उस पूरे चैप्टर को। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, ये सभी चीज़ें हो रही हैं ग्लोबलाइजेशन में। इससे वो ट्रेड नहीं हो रहा। और मूवमेंट ऑफ बिटवीन, लोगों का भी मूवमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गुड्स और सर्विसेज ही मूवमेंट हो रही हैं। लोग भी एक कंट्री दूसरी कंट्री जाते हैं, माइग्रेट करके जाते हैं, बसते हैं, या फिर वहाँ पे अपनी सर्विसेज देने जाते हैं। किस लिए जाते हैं लोग? इन सर्च ऑफ बेटर इनकम, बेटर जॉब्स, बेटर एजुकेशन। मुझे पढ़ना है तो मैंने दूसरी कंट्री, देखो हमारे आपने पढ़ा होगा कि भारत की कुछ, आप काफ़ी न्यूज़ चल रही थी कि भारत ने जैसी रशिया से कहा कि हमारे छात्र वहाँ फंसे हुए हैं यूक्रेन में, तो रशिया ने वॉर रोक दी है। सर मैं आपको कनेक्ट कराना चाहता हूँ कि लोग एजुकेशन के लिए भी अलग अलग कंट्रीज़ में जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि है ना, देखो काफ़ी ये जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, इन्वेस्टमेंट है, टेक्नोलॉजी है, इनका मूवमेंट तो खैर काफ़ी हद तक नहीं रुकती, बट है ना जो लोगों की मूवमेंट है काफ़ी हद तक रुक जाती है। क्यों? क्योंकि कंट्रीज अपना वीज़ा रिस्ट्रिक्शन कर देती हैं। अमेरिका कई बार कहता है कि मैक्सिको के जो लोग हैं हमारी कंट्री में माइग्रेट कर रहे हैं, इसलिए हम उनका वीज़ा रोक रहे हैं। और ऐसा मतलब अलग, ऐसा नहीं कि ये चारों जो चीज़ें लिखी हैं ये कभी कभी रुकती हैं, कभी नहीं रुकती हैं। इनका कुछ ऐसा कंफर्म नहीं। बट जो
पीपल के मूवमेंट है वो कभी कभी रुक जाता है। कैसे? जब है ना, जब कोरोना आया था तब भी तो आपने ये देखा था कि कोरोना के टाइम पे लोगों ने लॉकडाउन लगा दिया था, एक दो साल तक है ना मूवमेंट ही नहीं हुई थी लोगों की मूवमेंट नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी, जिसकी वजह से जब सब कुछ डिजिटलाइज करना पड़ा। मतलब क्या, मतलब लोगों की मूवमेंट कभी कभी रुक जाती है। हाउएवर देयर वाज नो हैज़ बीन मच इंक्रीज इन दी मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज एंड ड्यू टू वेरियस रिस्ट्रिक्शन। कभी कभी कंट्रीज का रिस्ट्रिक्शन लगा देती हैं वीज़ा के ऊपर, इसलिए। बट आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। ओके, ग्लोबलाइजेशन एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ओके, क्लियर? आपका ग्लोबलाइजेशन की जो फर्स्ट आपका पिलर कंप्लीट हो चुका है 3 पिलर में से। अभी हम सेकंड पिलर स्टार्ट करते हैं, फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है उसको इनेबल करने में दो लोगों का ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट 2 फैक्टर्स हम पढ़ेंगे हमारे सिलेबस के हिसाब से। टेक्नोलॉजी ने कैसे हमारे ग्लोबलाइजेशन यानी पूरे वर्ल्ड को पास लेके आया है वो हम समझेंगे। फिर लिबरलाइजेशन, देखो मैं अगर प्रोनाउंस नहीं कर पाता तो फिर आपको समझना होगा अपने मन से। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको बताया था। देखो सीधे स्टार्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी, कैसे टेक्नोलॉजी या फिर जो तरीका है, मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसने कैसे पूरे वर्ल्ड को पास लेके आ जाए, ग्लोबलाइजेशन पूरे वर्ल्ड को इंटरकनेक्शन में हेल्प कर रही है टेक्नोलॉजी। कैसे? हम 2 एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है ब्लू पेन से और ये ब्लैक पेन से, ठीक है? देखो, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी स्टिमुलेट द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। जो पूरे वर्ल्ड की, मैंने आपको बता दिया कि जो पूरे वर्ल्ड की कमिंग प्रोसेस है उसको टेक्नोलॉजी ने फैसिलेट करा है। पहला एग्जांपल देखते हैं, इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी भी अलग अलग तरह की होती है। ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी मतलब क्या? मतलब पहले हम बैलगाड़ी से चलते थे, आज हम कार से चलते हैं। टेक्नोलॉजी में ये इम्प्रूवमेंट हुआ ना। जैसे कि पहले जो धुआं छोड़ने वाली वो ट्रेन होती थी, आज हम मेट्रो ट्रेन का यूज़ करते हैं, बहुत फास्ट ट्रेन आ गई हैं। पहले छोटे छोटे शिप चलते थे, आज कार्गो चलते हैं। मतलब इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। और आपकी बुक में एग्जांपल भी दिया है, बड़ी बड़ी जो पोर्ट्स होते हैं वहाँ पर देखना आप, आपकी बुक में एग्जांपल दिया है। कहाँ है? एक मिनट, देखो देखो ये क्या है टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट ही तो है कि बड़े बड़े पोर्ट्स बन चुके हैं और वहाँ पे ना बड़ी बड़ी क्रेन्स हैं, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है जिससे जल्दी कंटेनर्स का मूवमेंट हो जाता है। कंटेनर्स भी आते हैं, बहुत संख्या में कंटेनर्स आते हैं, 1000-2000 कंटेनर्स आ जाते हैं एक बड़े बड़े कार्गोज में। ये क्या है? टेक्नोलॉजी का ही तो है। टेक्नोलॉजी की वजह से मान लो पहले क्या, में एक शिप थी उसमें 50-60 लोग जाते थे और उसमें 10-15 घंटे कंटेनर जाते थे बस। अभी बड़े बड़े कार्गोज चलते तो क्या है, गुड्स की मूवमेंट जल्दी हो सकती है। ऐसे टेक्नोलॉजी ने फास्ट करा है। दिस हैज़ मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस दी लॉन्ग डिस्टेंसेज पॉसिबल एट दी लोअर कॉस्ट। ऑब्वियसली बात है, एक शिप जाएगी 50 कंटेनर लेके और वो खर्चा करके आएगी ले आने जाने में 10 लाख रुपए का। और एक शिप जाएगी बड़ा कार्गो, वही भले 10 करोड़ खर्चा करे बट वो काम तो 100 गुना ज़्यादा करेगा ना। भले 10 करोड़ का खर्चा करेगा पर वो काम तो 100 गुना ज़्यादा करेगा। फ़र्क ये, मतलब टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन को पूरे वर्ल्ड को जल्दी फास्टर वे में पास लाने में एक अच्छा रोल प्ले करा है। एक और एग्जांपल देखो, डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मैंने आपको बताया जो ट्रांसपोर्ट का जो टेक्नोलॉजी थी उसका। और दूसरा एग्जांपल देखो, इन्फॉर्मेशन आईटी सेक्टर और कम्युनिकेशन सेक्टर। अलग अलग कंट्रीज़ अब बहुत जल्दी आपस में कम्युनिकेट कर पाती। पहले क्या होता था, पहले अभी भी यहाँ पे खत भेज रहे हैं, ऐसा नहीं। मतलब आपको एग्जांपल दूँ, पहले क्या था, पहले ये कम्युनिकेशन कैसा था, गांव क्षेत्र में कोई पूरे गांव में है ना एक कोई डाकघर है, पीसीडी कुछ ऐसे कहते हैं, डब्बा होता था ना कि ना मैं एक पीला सा डब्बा भरा हुआ है, उसके अंदर एक टेलीफोन है और ये साल में एक बार है ना विदेश से लड़के का कॉल आ रहा है और मम्मी को कॉल लगा रहा है विदेश से एक लड़का साल में एक बार। और रामू काका कह रहे हैं अरे ताई बच्चे का मतलब लल्ला का कॉल आया है विदेश से मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि ये तो पहले कैसे कम्युनिकेशन था, पहले कैसे टेक्नोलॉजी थी। आप 90s की आप मूवीज देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। और अभी कैसे टेक्नोलॉजी है, अभी तो मैं वर्क कर सकता हूँ अपने घर पे बैठे बैठे किसी दूसरी कंपनी का। क्या है कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट और सम ऑफ द डेवलपमेंट विच आर कनेक्टिंग वर्ल्ड टू रिमोट एरियाज विद दी सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट देखो, सैटेलाइट कितने बड़े कनेक्शन है। आज हम मैप देख सकते हैं, मैप भी कैसे चलता है, सैटेलाइट से चलता है। सैटेलाइट से हम पूरे वर्ल्ड का एक एक कोना देख सकते हैं। कंट्रीज एक दूसरे का जांच करती हैं सैटेलाइट से, मतलब एक दूसरे के ऊपर नज़र रखती हैं सैटेलाइट से। कैसे एक आज जो मैं अभी ये देखो मुझे शायद कोई हज़ारों किलोमीटर ऊपर
अर्थ के एनवायरनमेंट से बाहर कोई एक ऐसी सैटेलाइट होगी वो मुझे देख सकती है। मतलब पूरे ऐसी टेक्नोलॉजी ने एक पूरे वर्ल्ड को आपस में कनेक्ट कर दिया है। कैसे? इन डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मैंने आपको एक बहुत बड़ा ब्रॉड आउटलाइन देने की कोशिश करी है, आप समझ गए होंगे शायद। ठीक है, अब हमारा दूसरा फैक्टर है लिबरलाइजेशन एंड दी फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन ट्रेड क्या है? मैंने आपको बताया कि जो अलग अलग कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एमएनसीज। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एमएनसीज, क्योंकि वो एक कंट्री दूसरी अपनी, देखो मुझे अपने प्रोडक्शन स्टार्ट करना है दूसरी कंट्री में जहाँ पे मुझे लेबर सस्ता मिल रहा है, जहाँ पे मुझे प्रोडक्शन में अपनी ईजीली कर पाऊँगा, सस्ते में कर पाऊँगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ पर अपनी बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन खरीदूंगा और वहाँ की जो लोकल कंट्रीज हैं उनका टाइप करूँगा। और या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, वहाँ की जो लोकल कंट्रीज हैं उन कंपनी जो लोकल कंपनीज हैं उनको खरीद लूँगा। ऐसे तरीके हैं आपके, आप रेट करना, आपको समझ में आ जाएगा, सब कुछ कनेक्ट होगा आपको। ठीक है, मैं आपको जो आपका जो चैप्टर है मैं आपको कनेक्ट करता चल रहा हूँ। जो आपको टॉपिक्स नहीं है मैं उनसे भी आपको थोड़ी बहुत लिंकिंग करा रहा हूँ, ताकि आप जब बुक रीड करें तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। सीधे आते हैं, और मतलब मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करूँगा अपनी, और ह्यूज अमाउंट अगर मुझे कमाना है तो फिर वहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। ठीक है, फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब लिबरलाइजेशन क्या है ये? व्हाट इज़ लिबरलाइजेशन? लिबरल हो जाना। आप इसको कनेक्ट करो, आपको तो सब कुछ पढ़ना है और सब कुछ आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, हिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था हमारा कि लिबरलाइजेशन। हमने हिस्ट्री चैप्टर 1 में पढ़ा है कि लिबरलाइजेशन क्या मतलब, क्या लिबरल मतलब क्या है? लिबरल मतलब फ्री। लिबरल शब्द का मतलब है फ्री, मतलब सब कुछ फ्री हो, सबको सारे बंदिशें सब कुछ तोड़ दो, सब कुछ फ्री होने दो, सबको फ्रीडम होने दो, ये लोगों के टर्म्स में। और अगर कंट्री के ट्रेड के टर्म्स में देखें लिबरलाइजेशन मतलब क्या है? मतलब सारे ट्रेड बैरियर्स वगैरह तोड़ दो, सब कुछ फ्री कर दो। फ्री मतलब ऐसा नहीं कि मतलब है ना कि अपने आइटम फ्री करने, जो अपने गुड्स हैं आइटम्स हैं उनको फ्री में बेचो, नहीं। फ्री मतलब क्या? फ्री मतलब क्या कि ऐसा नहीं कि सब कुछ फ्री में बेच दो, नहीं। फ्री मतलब क्या? जो टैक्स फ्री कर दो, सब कुछ गुड्स की मूवमेंट आराम से होने दो, कोई बंदिशें मत रखो, कोई बैरियर मत लगाओ। टैक्स बैरियर क्या है? आप तो सीधे, अब देखो जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई थी तब हमारी कंट्री में छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे, हमारी कोई अपनी खुद की कंट्री, बड़ी बड़ी कंट्रीज कंपनीज नहीं थी। तो हमने क्या करा, हमारी गवर्नमेंट ने 1960s के टाइम पे ट्रेड बैरियर्स लगा दिए थे, जिससे क्या हुआ कि हमारी खुद की कंट्री के जो प्रोड्यूसर थे वो अब जल्दी से इमर्ज हों और वो ज़्यादा पावरफुल बने, और जो बाहर से जो गुड्स आ रहे हैं, जो इंपोर्ट हो रहा है, वो बंद हो जाए। क्यों बंद हो जाए? क्योंकि बाहर से जो गुड्स आ रहा है वो ऑब्वियसली सस्ता हो, क्योंकि वो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, वो सस्ते में प्रोडक्शन कर देंगी और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, इसलिए वो सस्ते में बेच पाएंगी। बट हमारी कंट्री में जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर थे, जैसे कि लाला सेठ हो गए, छोटे छोटे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो अभी खड़ी ही हुई हैं, वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे मार्केट में। इसलिए जो मार्केट में जो और गुड्स हैं, भले ही महंगाई थोड़ी बढ़ आने दो, महंगाई थोड़ी बढ़ आएगी, बट ठीक है, वो हम देख लें। बट ना बाहर की जो कंट्रीज है उनको रोको, उनको आने से, उनका जो गुड्स है उसको आने से रोको, ताकि हमारे जो स्मॉल प्रोड्यूसर हैं वो बेच पाएँ। इसलिए कोई भी कंट्री ट्रेड बैरियर्स का इस्तेमाल करती है। जैसे हमारी कंट्री ने इंडिपेंडेंस के बाद ट्रेड बैरियर्स लगा था। टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर्स। गवर्नमेंट कैन यूज़ दिस बैरियर्स टू इंक्रीज एंड डिक्रीज। अभी भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है अपने फॉरेन ट्रेड को, जो फॉरेन बाहर की कंट्री से जो ट्रेड आ रहा है या फिर हमारी कंट्री से जो ट्रेड हो रहा है उसको। ऐसा नहीं कि फॉरेन ट्रेड मतलब क्या, मतलब बाहर की कंट्रीज में ट्रेड आ रहा है हमारी कंट्री में, नहीं। फॉरेन ट्रेड मतलब क्या? मतलब हमारी कंट्री से भी जो ट्रेड हो रहा है उसको भी। अभी हमारी कंट्री से हमारे जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे वो इतने बड़े नहीं कि वो हमारी कंट्री में बेच पाएँ, बाहर कैसे बेचेंगे, इसलिए हमने ट्रेड बैरियर्स का इस्तेमाल करा था। दिस वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री एंड फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। ऑब्वियसली हमारे फॉरेन कंपटीशन में जो हमारी स्मॉल प्रोड्यूसर हैं उनको बचाना होगा, ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए। और हमारी कंट्रीज़ में अगर मान लो हमारे खुद के प्रोड्यूसर नहीं होंगे तो हमें नुकसान है कि अब जब भी हमारा ट्रेड होगा, हमारी पूरी इकोनॉमी दूसरी कंपनीज़ के ऊपर डिपेंड हो जाएगी। कैसे? जब अगर मान लो ऐसी कोई फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हुई कि ना कोई ऐसी बड़ी डिजीज़ आ गई जिसकी वजह से हमें फिर से लॉकडाउन वगैरह लगाना पड़ा, तो हमारी खुद की कंपनीज नहीं है। और वैसे भी ग्लोबलाइजेशन, और जब लॉकडाउन लग जाएगा तो फिर बाहर की कंट्रीज़ जिनकी वजह से हमारी इकोनॉमी चल रही है वो हमारी इकोनॉमी चरमरा जाएगी। इसलिए हमारी खुद की कंपनीज होनी चाहिए। ये मैंने आपको एसेंस बता दिया, आपको समझ में आया तो ठीक, वरना आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इंक्रीज इंडस्ट्रीज़ वर जस्ट कमिंग अप इन दी 1950s एंड 1960, तो हमें उनको प्रोडक्ट करना है, इसलिए हमारी नो इंपोर्ट करेंगे हम। कोई जो भी एसेंशियल गुड्स हैं, जैसे कि खाना पीना, मान लो किसी तरह हमारे कंट्री में फसल बर्बाद हो गई, तो हम क्या उस टाइम पे हम क्या करेंगे, जो एसेंशियल जो चीज़ें हैं, जो हमें ज़रूरत की चीज़ें हैं, हम उनको इम्पोर्ट कर लेंगे। ऐसे कभी ना होगा तो आफ्टर 1990s, अराउंड 1990s के टाइम पे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उसने क्या करा, उसने जो ट्रेड बैरियर्स है उनको हटा दिया।
क्यों क्यों हटा दिया? तो हमारी कंट्रीज में अब देखो 30 साल का टाइम हो गया ना, 1950 से लगा कर 1990 तक, 40 साल तक का टाइम होगा अप्रॉक्स 40 साल। तो इस टाइम पे क्या, जो हमारी खुद की जो हमारी खुद के प्रोड्यूसर्स थे वो ग्रो हो चुके थे, इतने ग्रो हो चुके थे कि वो हमारी पूरी कंट्री में ट्रेड कर रहे थे। अब वो नेशनल लेवल की कंट्री बन चुके थे। अब उनको हमने कहा कि देखो हमने तुम्हें बचा लिया, अब देखो आपका ऑब्वियसली आपका देखो अभी आपके जो बच्चा है, आप मान लो आप अभी रिलेट करना है, आप पेरेंट हो, अरे एक मिनट, आप रिलेट करो कि मान लो आप पेरेंट हो, या फिर ऐसा मैं ऐसे रिलेट करते हैं कि मैं आपका शिक्षक हूँ। मैं ये चाहूँगा कि आपको स्टार्टिंग में कोई ऐसे कंपटीशन ना हो, आपको स्टार्टिंग में पूरा अच्छे से समझाऊँ, मैं पूरा अच्छे से आपको आपके जो क्लासमेट्स हैं उनके उनके लेवल पे आपको कंपटीशन कराऊँ, और ऐसे आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझाऊँ, और आपको पूरा अच्छे से चैप्टर आता हो, हर हर बेस पे आप हर कॉन्सेप्ट पे आपको चैप्टर क्लियर हो। और फिर आपको थोड़ा टेस्ट लूँगा आपके, मैं खुद से आपको टेस्ट लूँगा, और फिर आपके जो क्लासमेट्स हैं उनके बीच में टेस्ट कराऊंगा। फिर बाद में फिर मैं सोचूंगा कि अब आप थोड़े लायक हो चुके हो, इस लायक कि आप कंपटीशन कर सको। अब आपकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, अब आपकी और ज़्यादा, अगर आपको कंपटीशन नहीं मिलेगा तो आप फिर आप थप पड़ जाओगे, आप आलसी हो जाओगे कि अरे हम नहीं कर रहे हैं, हमने तो यार हमारी एक छतरा चलता है, हम क्या करेंगे मेहनत, ठीक है, आप ये सोचोगे। बट आपका क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए फिर मैं आपको कंपटीशन में भेजूंगा, इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन में आपको भेजूंगा। आप एक नेशनल लेवल पे आप ओलंपियाड बन चुके हो, आपको इंटरनेशनल लेवल पे अब आपको देश के लिए मेडल लेके आना है। ये समझ गए? कनेक्ट करो कि हमारी जो वेदन की कंट्री, हमारी जो कंट्रीज जाइंट बन चुकी थी, अब उनको वर्ल्ड में ट्रेड करने का हमने मौका दिया, हमने ट्रेड बैरियर्स हटा दिए, मतलब वो क्या करेंगे, वो दूसरी कंट्रीज में भी ट्रेड करेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट डिसाइड हैड टू बिकम द इंडियन प्रोड्यूसर एंड कंपनी। देखो अब हमारा वो टाइम आ चुका है, ये टाइम लिखा है यहाँ पे, वो टाइम आ चुका है जो हमारे इंडियन जो प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे जो खुद के प्रोड्यूसर्स हैं, उनको अब कम्पीट करना होगा दूसरी कंट्री से, और कम्पीट करके मेडल जीत के लाना होगा। मतलब अपने हमारी जो खुद की कंट्रीज थी, वो जो हमारी खुद की कंट्रीज थी, जैसे कि टाटा और जो सेल, और जो छोटी खुद की जो कंट्रीज थी हमारी, और वो उनको भी क्या है, उनको भी एक बड़ी जायंट कंपनी, उनको भी एक एमएनसी बनना है ना, तो उनको भी अपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी बनना है, तो उनको भी दूसरी कंट्री से ट्रेड करना होगा, इसलिए it felt that the competition would improve the performance of the producer within the country, and since they would have to improve the quality. अगर कंपटीशन अच्छा हो तो हमारे जो खुद के प्रोड्यूसर्स हैं वो भी अपनी क्वालिटी इंक्रीज करें। मैंने आपको पूरा टॉपिक ही समझा दिया एक बार में। द डिसीजन वॉज सपोर्ट बाय पावरफुल इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपके बुक रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो डिसीजन था, इसको पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन थे, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 160 कंट्रीज़ का एक समूह है, उसमें जैसे पावरफुल, उसमें जैसे बात तो नहीं की मानी जाती है, जो ये इनिशिएटिव पे चलती है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज वर्क ऑन द इनिशिएटिव ऑफ डेवलप्ड नेशन, ताकि वो अपना जो उनकी मल्टीनेशनल कंपनी है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के मार्केट को ख़राब कर सकें। ऐसा मैंने आपको बता दिया, ये लिख के नहीं आना आपको, बस टॉपिक आप जो टू द पॉइंट आप बात करना कि डिसीजन वॉज सपोर्ट बाय द पावरफुल इंस्टीट्यूशन, बस, ठीक है। लिबरलाइजेशन है क्या? रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय गवर्नमेंट इज़ व्हाट, क्या है ये ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करना है, यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करना है, और लिबरलाइजेशन है ये, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, आप सही कर लेना। एक मिनट, सही लिखा है, वो सही लिखा है। दिस प्रोसेस नोन एज लिबरलाइजेशन, आप लिख देना ऐसे। इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, हमारे देश में इम्पैक्ट क्या हुआ लिबरलाइजेशन का, इंडिया में फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्या हार्म हुआ, या फिर वो अच्छा हुआ, फ़ायदा हुआ, क्या हुआ? गुड्स के बी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इजीली, एंड ऑल्सो फॉरेन कंपनीज सेट बाय फैक्ट्रीज एंड ऑफिस हेयर। हमारी कंट्रीज में भी है जो फॉरेन कंपनीज हैं, वो अपने ऑफिस सेट कर सकती हैं, और वो अपना ट्रेड कर सकती है हमारी कंट्री के अंदर। ये है क्या? लिबरलाइजेशन, जिसकी वजह से हम इंपोर्ट कर सकते हैं इजीली, हमारी जो खुद की कंट्रीज हैं वो दूसरी कंट्रीज में इंपोर्ट कर सकती हैं, और वो बाहर की जो कंट्रीज हैं वो वो भी हमारी कंट्रीज में इंपोर्ट हमारा अपना माल भेज सकती हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, समझ गए ना? मतलब हम दूसरी कंट्री बाहर भेज रहे हैं वो एक्सपोर्ट, और जो दूसरी कंट्री से हम मंगा रहे हैं वो इंपोर्ट। और बिजनेसेस वर अलाउड टू मेक डिसीजन फ्रीली अबाउट वॉट दे विश टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जो बिजनेसमैन हैं, जैसे कि हमारी कंट्री के या फिर जो बाहर की कंट्री के, उनको जो भी बेचना है वो बेचेंगे, और हमारी कंट्री के जो भी बिजनेसमैन हैं उनको जो बेचना है वो बेचेंगे, या खरीदना है जो खरीदेंगे। मतलब फ्रीली कुछ फ्री कर दिया कि आप तुम्हें जो करना है करो, बस तुम टैक्स देते रहो, ठीक है। और ऐसा नहीं कि अपने जो मन में वो करो, कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट रखेगी। आपको अगला पॉइंट पढ़ो आप। द गवर्नमेंट इम्पोज मच लेस रिस्ट्रिक्शन
रिस्ट्रिक्शन होंगे, जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट और भी फैक्ट्री एक्ट और भी रिस्ट्रिक्शंस होंगे जो आप मानवता को हानि थोड़ी करने देंगे। बट फिर भी जो पहले जो रिस्ट्रिक्शन थे, जैसे कि आपको बिल्कुल मूवमेंट नहीं करना, बिल्कुल सामान नहीं बेचना, आपको आपके हम इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट लगा देंगे, इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देंगे, वो चीज़ नहीं करेंगे हम, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन होंगे अभी भी, ऐसा नहीं आपको आपको ये लिख के नहीं आना कि आपको हम पूरी तरह से हमने रिस्ट्रिक्शन हटा दिए, नहीं, रिस्ट्रिक्शन रहेंगे, रिस्ट्रिक्शन तो होने चाहिए, मानवता का आनंद नहीं हो जाएगा। नहीं तो कंपनीज अपना प्रॉफिट बनाने के लिए जो बहुत कम वेजेस देंगी अपनी जो वर्कर्स हैं उनको, मान लो 2 रुपये वेजेस दे रही हैं और उनसे वर्क बहुत सारे करा रही हैं, ऐसा नहीं होगा, मतलब वर्कर काम ही नहीं करेंगे फिर तो। बट फिर भी मिनिमम वेजेस ऐसे एक्ट होते हैं और फैक्ट्री एक्ट होते हैं, मतलब गवर्नमेंट फिर भी रिस्ट्रिक्ट करेगी कि आपको इनजस्ट तरीके से आप ना करो ट्रेड, ठीक है। आपके दोनों फैक्टर्स भी हो चुका है, आपको जो बुक वाला जो फेज था वो हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे G20। G20 was founded in 1919. It is an international and intergovernment forum for economic cooperation comprising 90 countries and यूरोपियन यूनियन। देखो यूरोपियन यूनियन मिला के और टोटल कंट्रीज मिला के इसमें G20 एक ग्रुप है 20 देशों का। 20 देश कौन है? ये वर्ल्ड की पावरफुल इकोनॉमिक कंट्रीज हैं। क्या पावरफुल इकोनॉमिक कंट्री मतलब क्या? मतलब वर्ल्ड की सारी इकोनॉमिक जो पावरफुल कंट्रीज है, जो कि बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, जो जैसे कि चाइना हो गया, इंडिया हो गया, अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और किसका और ऑस्ट्रेलिया भी मान लो। बड़ी बड़ी जो वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पे G20 में कितने देश हैं उनका नाम लिखा है, ये मैंने ब्लैक पेन से मार्क करा है कि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है, बहुत बड़ी में भी बहुत बड़ी जो कंट्रीज़ हैं उनका नाम लिखा है मैंने ब्लैक पेन से, आप देख लेना। और बाकी सारे आपको देश का नाम देख लो, वैसे याद तो नहीं कर पाओगे बट देख लो, कर लेना याद अगर कर पाओ तो। G20 20 देशों का समूह है जिसकी स्थापना 1919 में की गई थी। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वर्ल्ड की सारी इकोनॉमिक पावर्स मिलती हैं साल में एक बार। सिग्निफिकेंस क्या है? साल में एक बार मिलती हैं और ये डिस्कस करती हैं, बात करती हैं, और हर साल इनकी ये जो लीडरशिप है चेंज होती रहती है, और जो मेंबर्स करनी है बात करती है कि हमें पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को कैसे संभालना है अब। इसकी नीड क्या हुई थी? देखो G20 G7 की स्थापना हुई थी। आप अपनी जो हिस्ट्री आप उसको चैप्टर नंबर 4 से आप कनेक्ट करोगे ना, तो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1930s के टाइम पे। तो उस टाइम पे लोग जो पूरी कंट्रीज थी, शायद वर्ल्ड की जो कंट्रीज थी, उन्होंने फील करा कि एक पूरी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो पूरे वर्ल्ड के ट्रेड को लीड करे, एक पूरे वर्ल्ड के ट्रेड को रेगुलेट करे कि हाँ ऐसे ट्रेड होना चाहिए, ऐसे ही पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। ये नीड थी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सारी कंपनीज ठप पड़ गई थी 1930s के टाइम पे, जो कि तब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, जिसकी वजह से एक पफ। ग्रेट डिप्रेशन क्यों हुआ था आपको बता देता हूँ बस, कि एक पफ क्रिएट हुआ था कि सारी अमेरिका बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, जो बाकी सारी कंट्रीज है वो भी ज़्यादा इंपोर्ट कर रही हैं, एक्सपोर्ट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा एक पफ क्रिएट हुआ था। और फिर बाद में क्या हुआ कि बाद में ऐसी कंडीशन डेवलप हुई जिसकी वजह से अमेरिका ने फिर अपने सारे जो इन्वेस्टमेंट थे उसको खींच ली, जो अपने जो बैंक्स ने जो लोन दिए थे वो सबको खींच लिए, फिर बैंक और लोग रिपे नहीं कर पाते, फिर लोग बैंकक्रप्ट हो गए थे, और फिर कंट्रीज बैंकक्रप्ट हो गई थी, और फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। टॉपिक पे आता है तो G20 20 देशों का समूह है जिसमें बहुत बड़ी इकोनॉमिक कंट्रीज, सारी बड़ी इकोनॉमिक कंट्रीज मिलती हैं आपस में, और एक साल में एक बार मिलती हैं, और हर साल इनकी लीडरशिप चेंज होती रहती है। और ये डिस्कस करती हैं कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को हमें कैसे चलाना है। 20 कंट्रीज ये रहीं, और हम थोड़ी इसकी सिग्निफिकेंस क्या है G20 की और फंक्शनिंग क्या है। लीडर्स फ्रॉम द मेंबर्स कंट्रीज एंड मीट एनुअली टू डिस्कस सिग्निफिकेंट इश्यूज pertainingly to the global economy, including international financial stability, digital economy, climate finance and climate change, and migration and sustainable development। सारी कंट्रीज़ के जो सारे लीडर्स हैं वो सभी मिलते हैं, एक एनुअली मीटिंग होती है, इसमें साल में एक बार सारी ये इसकी मीटिंग होती है G20 की। इसमें सभी लीडर्स डिस्कस करते हैं किस बारे में? डिजिटल इकोनॉमी कैसी, जो आज जो हम बिटकॉइन देखते हैं और जो भी डिजिटल इकोनॉमी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्लाइमेट फाइनेंस यानी जो बदलता जो वातावरण है उसके बाद में कैसे हम उसको सुधारें, और कैसे कौन कितनी फंडिंग देगा ताकि हम जो पूरे क्लाइमेट को सुधार सकें, जो क्लाइमेट में जो खराबी हो रही है और जो पूरा हमने पूरे क्लाइमेट को पोल्यूट कर दिया, हम उसको कैसे सही कर सकते हैं ताकि हमें फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। और क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, जो लोगों का माइग्रेशन हो रहा है, और जो क्लाइमेट बदलता जा रहा है, जो पर्यावरण चेंज हो रहा है, उसको हम कैसे रोकें। जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं वो क्या वो आगे के लिए सस्टेन कर पाएगा, क्या वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए सस्टेन कर पाएगा। ऐसे मुद्दों पे हम डिस्कस करते हैं, और कैसे हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गेन कर सकें, यानी हमारी जो
सभी कंट्रीज़ की जो इकोनॉमीज़ हैं वो कैसे ग्रो कर सके और पूरे वर्ल्ड आपस में कैसे अच्छे से ट्रेड कर सके और कैसे हम फ्रीली और फेयरली ट्रेड कर सके उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मतलब जो सारे जो टॉपिक्स हैं ये हैं, आप अच्छे से समझ लेना एक एक टॉपिक को। आगे देखते हैं। अब देखो इंडिया का क्या रोल था, जब हम G20 पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इस साल जो G20 की लीडरशिप है वो भारत ने करी है। इन G20 presidency rotates among the member countries annually, and it being assumed by India's from Indonesia and December 2022। देखो हर साल G20 के जो मेंबर्स है, 20 कंट्रीज है G20 की मेंबर्स कंट्रीज हैं, उनके बीच में जो लीडरशिप है वो हर साल आगे पीछे होती है। मतलब क्या, मतलब इस साल तू लीडरशिप कर ले, इस साल तू लीडरशिप कर ले, मतलब ऐसे रोटेट होती रहती है लीडरशिप। इस साल हमारा ये मेंबर करेगा, उस अगले साल ये मेंबर करेगा, ऐसे सारी जो 20 कंट्रीज हैं आपस में हर साल मेंबरशिप को एक्सचेंज करती रहती हैं, एक दूसरे को पास ऑन करती रहती हैं, एक्सचेंज नहीं पास ऑन। इसकी मेंबरशिप भारत को इस साल जो 2022 दिसंबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 में जो इसकी मीटिंग हो चुकी है, उसमें भारत ने इस साल इसकी प्रेसिडेंसी की थी, भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी, भारत इसका लीडर था। अब इसमें क्या होता है, जो लीडर जो होता है, लीडर डिसाइड करता है कि हमें इसमें किस मुद्दे में हमें बात करनी है। इस साल जो मीटिंग हो रही है, हमें इस मुद्दे में, इस साल की जो मीटिंग में हमें किस मुद्दे में बातें करनी है, हम किस मुद्दे पे हमें चर्चा करनी है और क्या क्या डिसीजन लेने हैं, वो लीडर का काम होता है। और लीडरशिप हमेशा हर साल चेंज होती रहती है। और इस साल जो लीडरशिप मिली थी, भारत इंडिया विल कन्वेंस द G20 लीडरशिप समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन दी कंट्री इन सितंबर 2023। भारत ने पहली बार इसकी अध्यक्षता की थी G20 की, और सितंबर 2023 में, सितंबर 2023 अभी जो निकल गया है उसमें G20 की मीटिंग हो चुकी है और भारत इसकी अध्यक्षता कर चुका है। बताऊंगा भारत ने क्या क्या पॉइंट्स रखे हैं अपने। इन सीक्स टू फाइंड pragmatic global solution for the well-being while manifesting the true spirit of वसुधैव कुटुंबकम। भारत ने इसमें एक मेन थीम रखी थी, एक जो मेन जो होता है ना मीटिंग का उद्देश्य क्या है, मीटिंग का मेन टाइटल क्या है, टाइटल ये था वसुधैव कुटुंबकम। मतलब क्या, पूरी दुनिया आपस में भाई भाई है, सबको सभी का स्वागत है हमारी कंट्री में। हमने जब G20 मीटिंग हुई थी, हमने जो बाकी कंट्रीज थे उनको हमने दिखाया कि हमारी कंट्री में क्या कल्चर है, हमारी कंट्री का कल्चर क्या है, हमारे पास क्या क्या हमारी टेक्नोलॉजी है, हम कितने ज़्यादा डेवलप है, हमने वो शो करा। और हमने ये भी बताया कि हमें पूरे वर्ल्ड को कैसे लीड करना है, हम पूरे वर्ल्ड को लीड कर सकते हैं, हमने ये दिखाया। भारत ने शो करा पूरे वर्ल्ड को। मैं आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे अभी। पूरी भारत ने शो करा है पूरे विश्व को, जो कंट्री 300 सालों तक जो गुलाम रह सकती किसी कंट्री की, सिर्फ 70 साल के अंदर ही अमृत महोत्सव, मतलब क्या, मतलब हमारे 70 साल, हमारे 75 साल हमारे पूरे हो चुके हैं। जो कंट्री 75 साल हुए हैं सिर्फ उसको आज़ाद हुए, उसने पूरे वर्ल्ड को लीड करा है। G20 एक ऐसा मंच है जिसमें पूरी सारी कंट्रीज़, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जिन्होंने, जो पूरे वर्ल्ड का 85% ग्लोबल GDP और 75% पूरे वर्ल्ड का इंटरनेशनल ट्रेड और 2/3 पॉपुलेशन जो कंट्रीज़ गेन रखती हैं, उनमें एक लीडर की तरह इमर्ज हुआ है। कौन? भारत। इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। इंडिया वांट टू शेयर ग्लोबल फ्यूचर फॉर ऑल थ्रू दी अमृतकाल इनिशिएट विद अ फोकस ऑन द लाइफस्टाइल ऑफ द एनवायरनमेंट एंड मूवमेंट विच एम्ड टू प्रमोट अ स्टेबल सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ थ्रू द प्रैक्टिस एंड एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस प्रैक्टिसेस। देखो हमें कैसे डेवलपमेंट करना है, कैसे हमें देखो ऐसे नहीं हम डेवलपमेंट करते आ रहे हैं वो आगे जाके हमारे लिए ख़राब साबित हो। हमें एनवायरनमेंट को भी ध्यान रखना है और कैसे हमें मूवमेंट करना है गुड्स का, हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम हमारी मेन थीम थी ये, आप ऐसे लिख सकते हो, हमारी मेन थीम थी इसमें G20 में भारत की वसुधैव कुटुंबकम। और भारत ने इसमें मेन 6 प्रायोरिटीज़ अपनी रखी थी भारत ने, जिसमें बहुत सारी बातें बताई थी, बट जो मेन 6 प्रायोरिटी थी भारत की वो ये थी। आप पॉइंट्स ध्यान रखना, आपका चैप्टर खत्म होने वाला है। पहला, ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफ अच्छी तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ना काला डेवलपमेंट, मतलब ग्रीन डेवलपमेंट मतलब क्या, ग्रीन डेवलपमेंट मतलब क्या, मतलब सर डेवलपमेंट कोई चीज़ है उसको हमने ग्रीन कलर से हमने उसको पेंट कर दिया, नहीं। डेवलपमेंट होना चाहिए और वो फेयर होना चाहिए, सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पूरे विश्व को हम ख़राब कर रहे हैं, हम पॉल्यूशन फैला रहे हैं। क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफ लोगों की, ऐसा नहीं कि उसको लाइफ लोगों की ज़िंदगी पे अफेक्ट पड़ रहा है, जैसे कि हमने ऐसे हमने डेवलपमेंट कर दी कि पूरे हमने ऐसी बीमारी फैला दी जिसने पूरी लोगों की लाइफ खा ली।
ज़िंदगी बर्बाद कर दी लोगों की, ऐसा नहीं। और क्लाइमेट फाइनेंस मतलब क्या कि सभी कंट्रीज अपन में एक फंड इकट्ठा करें जो कि हम पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट को सही रखने में, सही इंश्योर क्लाइमेट की कंडीशंस को इंश्योर सही रखने में हम उसको फंड को यूज़ करेंगे, ऐसा। और एसिलरेट इंक्लूड एंड एसिलेंट ग्रोथ। एसिलेट हमने हमारी जो वर्ल्ड की जो इंटरकनेक्शन जो ग्रोथ हो रही है उसको हमें एसिलेट करना है, उसको हमें तेज़ करना है। और ऐसा नहीं कि हमें जो कंट्रीज जो इंक्लूसिव यानी जो कंट्री पिछड़ी रह गई हैं उनको हम पीछे छोड़ के हम और आगे निकल जाए, नहीं, हमें उनको भी साथ लेके चलना है। और एसिलेंट मतलब क्या, ऐसा नहीं कि हम बस खोखली ग्रोथ कर रहे हैं, हमें एक ठोस ग्रोथ करना है। हमारी जो ग्रोथ कर रहे हैं हम, वो ठोस होगी, वो एक स्थिर ग्रोथ होगी। ऐसा नहीं कि हम पफ बना देंगे बस, यानी कि पूरी कंट्री अपन ट्रेड कर रहे हैं बस हो गया और बाद में फिर इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाए, नहीं। हम हमारी एक ठोस ग्रोथ करेंगे। ऐसा नहीं है देख ऊपर की ग्रोथ, हम अंदर से ग्रोथ करेंगे, समझे। एक्सेलरेट प्रोग्रेस ऑन SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, कि हमें अच्छे से डेवलपमेंट करना है। ऐसा नहीं कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए हम सारी चीज़ों को ख़राब कर दिया, हमें सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज उनको हमने बर्बाद कर दिया, नहीं, ठीक है। और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर डिजिटल पब्लिक इसके ऊपर स्पेलिंग सही कर लेना, इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो ऐसा है कि जो टेक्नोलॉजी है, जो डेवलप कंट्रीज उनका ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको भी अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करें ताकि वो भी अपनी ग्रोथ कर सकें, ऐसा। और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ऐसा है, मतलब कि डिजिटली, ऐसा है नहीं कि आपको जो मैनुअली आपको करना पड़े, डिजिटली आपकी जो चीज़ें आप आजकल जो अभी जो पिछले 2 साल में कोरोना के बाद, स्पेशली कोरोना के बाद डिजिटली सारा वर्क होने लगा, हम उसको प्रमोट करेंगे, ऐसा। और मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन फॉर दी 21st सेंचुरी। आज के ज़माने में 21st सेंचुरी में, जो आज के ज़माने में 21st सेंचुरी मतलब क्या कि 2000 से लेकर 2099 तक जो 21st सेंचुरी है पूरी चल रही है, इसमें जो भी जो अलग अलग संगठन है अलग अलग कंट्रीज़ के, जैसे कि क्वाड हो गया और जो भी यूरोपियन यूनियन हो गया, और जो भी अलग अलग संगठन है अलग अलग कंट्रीज़ के, उन सभी संगठनों को एक छत के नीचे लेके आना है। और हमें सभी संगठनों को आपस में मिलके एक ऐसी इकोनॉमी रचानी है जो कि हमारी फ्यूचर जो कि सच में डेवलपमेंट कहलाए, ना कि ऐसे खोखला डेवलपमेंट जो कि सभी कंट्रीज आपस में मिलके सभी का विकास करें, सभी की उन्नति करें। वसुधैव कुटुंबकम यानी सभी का विकास, सभी का वेलकम और सभी का साथ। वुमेन लेड डेवलपमेंट मेन टॉपिक है कि अभी जो वुमेन है, जो हमारी पूरे वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन है वुमेन, उनका भी डेवलपमेंट हो। अभी ये देखो ऐसा है कि हमारा ज़माना अभी हम देखते हैं कि महिलाओं को आज भी काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रों में काफ़ी सारे लोग नहीं चाहते कि उनकी कोई गर्ल चाइल्ड हो। मतलब वुमेन अभी भी सेकंड सुपीरियर नहीं हो पाई है, वुमेन अभी भी सबऑर्डिनेट है मेल की। आप देखोगे काफ़ी अभी हमारे भारत में, देखो जो हमारी राज्यसभा है, लोकसभा है, जो हमारी पार्लियामेंट है, और आप अपनी स्टेट की पार्लियामेंट देख लो, कहीं भी देख लो, जो वुमेन पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है, बहुत कम है। तो इस साल आज आपके लिए एक गुड न्यूज़ है वो सभी महिलाओं के लिए, 33% सीट्स रिजर्व हो चुकी हैं लोकसभा में, राज्यसभा में वुमेन के लिए। और इसी बात पे बीजेपी सरकार को धन्यवाद। देखो ऐसा नहीं मैं प्रमोटर हूँ किसी चीज़ का, बट जो गवर्नमेंट जो चेंज करा है हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट करना चाहिए। और अगर उसकी कोई खराबी है जैसे कि MSP, उस पर हम विरोध भी करेंगे, वो सब चीज़ें छोड़ो। बट ये चीज़ें आपको समझ में हो गई ना कि ये G20, आपको एक रिकॉल कराता हूँ G20 क्या है। G20 20 समूह है जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी, जिसमें सभी बड़ी की लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ आपस में मिलती हैं हर साल, और हर साल एक मीटिंग करती हैं, और हर साल जो मीटिंग होती है उसमें उसका मेन इनिशिएटिव होता है हमें पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को कैसे संभालना है। क्लियर। अब देखो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी कैसे संभालना है वो तो देख लें, बट कौन करेगा इसकी लीडरशिप? जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो हर साल अपने मेंबर को, अपने जो उनके जो कंट्री के जो लीडर हैं वो लीडरशिप करेंगे। और जो मेंबरशिप है हर साल चेंज होती रहेगी, हर साल एक दूसरे के पास ऑन होती रहेगी मेंबर कंट्रीज़ के ऊपर, लीडरशिप है वो पास ऑन होती रहेगी। अब इंडिया का क्या रोल है? इंडिया ने इस साल जो इंडोनेशिया से ली थी लीडरशिप, और इंडिया ने इस साल मेंबरशिप करी है, मतलब इसकी लीडरशिप करी है, इसकी प्रेसिडेंसी करी है इंडिया ने सितंबर 2023 में। और इसमें इंडिया ने जो मानवता के ऊपर, और जो पूरे वर्ल्ड का सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और 6 में इंडिया के और वुमेन का डेवलपमेंट, और जो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं सबसे, और जो हम क्लाइमेट का जो देखें, और हमारी जो डेवलपमेंट है वो ग्रीन डेवलपमेंट हो, और
जो और भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी साथ में मिलके हमारे पूरे वर्ल्ड की सभी के विकास में योगदान देना चाहिए, सभी का विकास का सोचना चाहिए। हमें ऐसा नहीं कि हमें जो कंट्रीज़ नहीं डेवलप हुई उनको हमें सपोर्ट करना, और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। और भी हमने काफ़ी सारी बातें करी हैं, ठीक है। इंडिया ने ये जो चीज़ें बोली ना, मैंने आपको जो चीज़ें आपको मैंने 2 मिनट में रिकॉल कराई, आपको ये सब पॉइंट्स लिखने हैं आपको अपने आंसर में। ओके, लिबरलाइजेशन और ये व्हाट इज़ लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन और व्हाट इज़ लिबरलाइजेशन और G20, आपके 3 टॉपिक्स हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं अभी। आपका धन्यवाद। और अभी आपका लास्ट चैप्टर हम करेंगे कंज्यूमर्स राइट, ठीक है। आपके नोट्स भी हो चुके हैं। धन्यवाद, आपने यहाँ तक वीडियो देखी। जय हिंद।